इस स्टेटस रिपोर्ट को हमारे दो साथी आपके बीच में रखेंगे। एक हमारे स्कोर के हमारे जो स्टेट कोर ग्रुप मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही होगी। ये विजिबल है? हाँ हाँ ओके, सबको विजिबल है। ठीक है, थैंक यू। सभी साथियों का धन्यवाद। स्कोर की तरफ से आप सबका स्वागत है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी स्टॉक टेकिंग करते हैं तो उसके पहले हम लोग एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार करते हैं। हर साल की तरह जो इस साल का स्टेटस रिपोर्ट है वो थोड़ा सा भिन्न है। भिन्न इस मायने से है कि हम लोगों ने जिस तरीके से इस स्टेटस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सोचा था उस पर थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ गया। हर साल हम लोग कुछ आरटी में जो गैप्स हैं वो दिखा देते और इनइक्वालिटी और जो भी इनरोलमेंट के इशूज हैं उसको शो करते थे। लेकिन इस साल कोविड के कारण प्लीज माइक म्यूट कर लें, गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। संजीव जी माइक म्यूट करवाएं। थैंक यू। तो इस वर्ष चूंकि हम लोगों को के पास कोरोना का जो पीरियड आ गया उस वक्त स्कूल क्लोज हो गए और उसके कारण काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया। जो कॉन्टेक्स्ट था उसमें एक तरफ तो प्राइवेट स्कूलों का लूट शुरू हो गया और उनके तरफ से एक्सप्लॉयटेशन भी शुरू हो गया कि उस ड्यूरेशन में एक तो एजुकेशन बंद हो गया और उस ड्यूरेशन में भी फी हाइक की जो दशा थी वो जारी रही और साथ में उनको फी डिपॉजिट करने के लिए प्रेशराइज करने पेरेंट्स को प्रेशराइज करने लगे। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये हुआ कि जो बच्चे थे वो अपने स्कूल में नहीं जा पा रहे थे, तो इस कारण डिसकंटिन्यूटी हुई और साथ में जो माइग्रेंट बच्चे काफी भारी संख्या में आए उत्तर प्रदेश में, तो इसको लेकर के कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। तो हम लोगों ने अपने स्टेटस रिपोर्ट को प्रिपरेशन करने का भी मोड थोड़ा सा चेंज कर लिया। तो इस बार का जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिकली सर्वे किया, जिसमें हम लोगों ने इस बात में जो इशू हाईलाइट किया उसमें इंक्लूजन और राइट टू एजुकेशन को हम लोगों ने कोविड के कॉन्टेक्स्ट में देखना शुरू किया। तो लार्जली जो ये रिपोर्ट है वो सेकेंडरी डाटा एनालिसिस पे फोकस्ड है, जिसमें कि हम लोग आरटी और प्राइवेटाइजेशन के इशूज को देखते हैं और इसके साथ में प्राइमरी डेटा सर्वे के लिए इलेक्ट्रॉनिकली हम लोगों ने टेम्पलेट डेवलप किया, क्वेश्चनर डेवलप किए और उसमें 3 तरीके के स्टेक होल्डर से सर्वे कराया। टोटल 226 सैंपल साइज हम लोगों ने लिया। सबसे पहला जो स्टेक होल्डर हमारे थे वो जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इन 2 तरीके के लोगों को पहले स्टेक होल्डर के रूप में लिया। सेकेंड स्टेक होल्डर के रूप में जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनका हम लोगों ने इंटरव्यू किया। और थर्ड स्टेक होल्डर में जो उन पेरेंट्स को लिया जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में, जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स है उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें लिया। तो लार्जली ये जो रिस्पोंडेंट का साइज था उसमें 57% ऐसे लोग थे जो माता पिता लेबर थे और उससे कम जो 34% लोग थे वो या तो फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करते हैं और बाकी अदर वाले कैटेगरी में या हाउसवाइफ की कैटेगरी में आती थी। तो ये जो फाइंडिंग्स हम लोगों का आया उसको 3 पार्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहला पार्ट ये था जिसमें हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से हम लोगों ने जो इंटरव्यू किया उसमें ये पता चला कि 92% बच्चों को मिड डे मील की सुविधा नहीं मिल पा रही थी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में। और जो पेरेंट्स हैं, जब यहाँ से डिजिटल एजुकेशन की बात की जा रही थी MHRD की तरफ से और पूरे स्टेट में डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी, तो हम लोगों ने ये देखा कि 20% पेरेंट्स ही ऐसे हैं जिनके पास में स्मार्टफोन अवेलेबल था, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और 73% ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास में मात्र नॉर्मल एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें कि एंड्रॉयड या कोई और वर्जन यूज़ नहीं कर सकते हैं जिससे कि डिजिटल एजुकेशन को एक्सेस किया जा सके। और साथ
7% ऐसे भी पेरेंट्स थे जिनके पास में कोई मोबाइल फोन अवेलेबल ही नहीं था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि 20% पेरेंट्स हैं, उन लोगों ने मेंशन किया कि उनके पास टीचर किसी न किसी प्रकार से कॉल करते हैं या उनसे बातचीत करके एजुकेशन से उनको जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा जो बाकी सारे पेरेंट्स हैं, उन लोगों ने मेंशन किया कि बच्चों से किसी भी प्रकार से टीचर्स टच में नहीं है। 97% पेरेंट्स ने ये मेंशन किया कि जब स्कूल ओपन होगा, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। तो शिवा प्रवीण जी, आपके वहां से काफी नॉइज आ रहा है, तो शिवा प्रवीण जी। तो 97% पेरेंट्स ने, ये अच्छी बात है कि मेंशन किया कि जो बच्चे जब स्कूल खुलेगा तो उस टाइम पे वो अपने बच्चों को स्कूल में वापस से भेजेंगे। लेकिन वो जो सर्वे का ड्यूरेशन था वो तभी काफी कम समय हुआ था लॉकडाउन का, लेकिन अब लॉकडाउन का पीरियड और ज्यादा बढ़ गया है। तो ये काफी बड़ा चैलेंज है कि सारे बच्चे वापस स्कूल में आएंगे या नहीं आएंगे। फिर हम लोगों ने जो गवर्नमेंट टीचर्स से इंटरव्यू किया, उसमें कुछ इस प्रकार से फाइंडिंग्स निकल कर के आए। 61% टीचर्स ने ये कहा कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में वो बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं, और जो बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं उसमें कुछ लोगों ने मेंशन किया कि 58% टीचर्स, अभी आगे बढ़ो। 58% टीचर्स ने बोला कि वो व्हाट्सएप के मोड का यूज कर रहे हैं, और 19% टीचर्स ने किया कि वो मैसेज कर रहे हैं बच्चों को। 59% टीचर्स ने ये मेंशन किया कि उनके पास में प्रॉपर इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। आते होंगे तो आपका होगा, इसमें बहुत लोग हैं ना। तो केसर जी, अपना माइक प्लीज म्यूट कर ले। 59% टीचर्स ने ये कहा कि उनके पास में प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है जिसके जरिए वो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए। 33% पेरेंट्स ने ये कहा कि जो डिवाइस के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाता है, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, उसको यूज करने में वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। और 23% लोगों ने ये मेंशन किया कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू वो फेस करते हैं, जिसके कारण एजुकेशन में बाधा आ रही है। 52% टीचर्स ने ये कहा कि उनको कोई भी असिस्टेंस नहीं मिला है, कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है सरकार की तरफ से डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। हालांकि ये लाजमी है, क्योंकि इसके पहले कभी ऐसी आपदा आई भी नहीं थी कि जब बच्चों को घर में रह करके पढ़ाई करना पड़े, तो इसके लिए प्रिपेयर्डनेस भी बहुत कम था। लेकिन अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिर्फ 2% ही ऐसे स्कूल हैं कि जहां पे फंक्शनल कंप्यूटर अवेलेबल हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो सोच सकते हैं कितने प्रिपेयर्डनेस होगी टीचर्स की भी। 25% लोगों ने इन्फॉर्म किया कि डायट ने या जो अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों ने उनको किसी न किसी प्रकार से ओरिएंट किया है डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। 39% टीचर्स ने ये बताया कि उनको क्वारंटाइन के फैसिलिटी को में सपोर्ट करने के लिए या दूसरे नॉन एकेडमिक काम पे लगाया जा रहा है कोविड के ड्यूरेशन में, जो कि कोविड को मैनेज करने के लिए यूज किया जा रहा था। और 82% पेरेंट्स ने ये इस बात से अग्री किया और इस बात में अपनी चिंता जताई कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो उस समय बच्चे आएंगे तो उनकी सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू रहेगा। तो जब स्कूल को सैनिटाइज करना और फिर जो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से पढ़ाया जाना, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उनको लग रहा था कि किस प्रकार से बच्चों के सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। 37% टीचर्स हैं, उन लोगों ने ये मेंशन किया कि उनको फील्ड की एक्टिविटीज में भी लगाया जा रहा है जो नॉन टीचिंग असाइनमेंट था, और उसमें 75% टीचर्स ने ये कहा जिनको लगाया जा रहा था उस कोविड के ड्यूरेशन में किसी न किसी प्रकार की ड्यूटी में, उन्होंने कहा है कि उनको कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। 28% टीचर्स ने ये कहा कि जब स्कूल खुलेगा तो उस समय बच्चे स्कूल शायद नहीं आ पाए या उनको आने में दिक्कतें हो सकती है, तो इस बात की चिंता भी जताई।
जो तीसरा स्टेक होल्डर हम लोगों ने लिया, क्योंकि ये हम लोगों को लगा कि एक तो जो 50% बच्चे हैं वो अभी गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगे हैं, उससे ज़्यादा ही बच्चे जाने लगे हैं उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ में देखा ये जब सामने आया निकल करके, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अलग अलग जरिए से इश्यूज भी रेज कर रहे थे कि इस कोविड के ड्यूरेशन में उनकी जॉब चली गई है और फिर भी उनको एक मुश्त पैसा जमा करने की बात की जा रही है और फी हाइक करने की बात की जा रही है, जबकि फी हाइक करने से मना भी किया गया था, गवर्नमेंट ने अलग से आदेश जारी किया था। लेकिन इस ड्यूरेशन में जो हम लोगों ने सर्वे किया उसमें कुछ ऐसे आंकड़े निकल करके आए कि रिजल्ट इस प्रकार से निकल करके आया कि 50% पेरेंट्स ने ये बताया कि जो उनका इनकम है उसका 20% या उससे ज्यादा पैसा उनको उनके बच्चों की पढ़ाई में खर्च करना पड़ जाता है। 56% पेरेंट्स ने ये बताया कि इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है उसमें उनके स्कूल का फी हाइक किया जा रहा है। 28% लोगों ने ये बताया कि 10% से ज्यादा फी हाइक किया जा रहा है। हालांकि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सेकेंडरी डेटा है तो हो सकता है ये डेटा गलत हो, लेकिन फिर जब मैंने अपने आस पड़ोस के स्कूल्स को भी देखा जो हमारे पड़ोसी के बच्चे पढ़ते हैं या इधर उधर के, तो ये देखा कि यहाँ भी वही सेम सिचुएशन निकल करके आ रहा है। तो मुझे लगा कि वाकई में ये सभी जगह सिमिलर सिचुएशन अवेलेबल है। 11% पेरेंट्स ने ये बताया कि उनको उनके स्कूल से क्वार्टरली या क्वार्टरली से ज्यादा हाफ ईयरली फी जो डिपॉजिट करने के लिए एक मुश्त बोला गया है। लेकिन प्रेशराइज करने की बात जब उनसे पूछी गई तो 18% पेरेंट्स ने ये बताया कि उनको स्कूल से प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप या तो फी डिपॉजिट करें या अपने बच्चे का नाम कटा लें। उसमें से मैं भी एक पेरेंट्स की इसी कैटेगरी में आता हूँ जिनको प्रेशराइज किया गया स्कूल की तरफ से, लेकिन स्कूल का रवैया देखते हुए मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि अभी नाम कटा लेने में ही ज्यादा फायदा है। 66% पेरेंट्स ने ये मेंशन किया कि एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ाया जा रहा है और जिन लोगों को जिन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास दिक्कत है हर साल अगर हम 100 बुक कराई थी ना तो 100 हमने फिर बनाया। प्लीज अपना माइक म्यूट करें। उनमें से जब हम लोगों ने ये देखा कि किस किस मोड का इस्तेमाल किया जा रहा है पढ़ाई कराने के लिए, तो ये पता चला कि 84% जो टीचर्स हैं वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप में वीडियो बना करके भेज रहे हैं और डाउनलोड करके कुछ कुछ मटेरियल्स भेज रहे हैं। यूट्यूब के कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए जा रहे थे जो पहले से यूट्यूब में बने हुए थे। 24% पेरेंट्स ने बताया कि यूट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। 22% पेरेंट्स ने बताया कि जूम के मोड का इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों के साथ में पढ़ाई कराने के लिए और 8% पेरेंट्स ने बताया कि उनको रिटर्न असाइनमेंट भी दिया जा रहा है जिसको अपलोड या मेल करना पड़ रहा है। 54% पेरेंट्स ने ये बताया कि उनके पास में सिग्नल की इश्यूज है या इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू है जिसके कारण वो डिजिटली वो कनेक्ट होने में उनको दिक्कत आती है टीचर्स के साथ में। 22% ने ये कहा कि उनके पास में कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं था। इसमें हम लोगों ने कुछ साक्ष्य भी कलेक्ट किए जिसमें कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे थे जिनका दाखिला सेक्शन 12(1)(c) के तहत हुआ, तो उन बच्चों के पास में खास करके मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं थी पूरे परिवार में, या तो मात्र एक मोबाइल अवेलेबल थे या एक भी मोबाइल अवेलेबल नहीं थे। उस साक्ष्य को भी हम लोगों ने कलेक्ट किया। हमीरपुर से एक केस हमारे उत्तर प्रदेश में ये निकल करके आया जहाँ पे 3 बच्चियों का एक परिवार था और उसमें मोबाइल को लेकर के झगड़ा हुआ और एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको मोबाइल फोन का एक्सेस नहीं मिल पा रहा था एजुकेशन एक्सेस करने में। लेकिन उस पर कोई एक्शन हुआ या उस पर कोई फर्दर उसको लेकर के कोई बात बनी, ये इस तरीके से कोई न्यूज नहीं निकल करके आया। तो इसे लगता है कि हम लोग किस प्रकार से इसको आगे उठाएं ये हम लोग को कलेक्टिवली सोचना चाहिए। 19% पेरेंट्स ने ये बताया कि हमें कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है एजुकेशन डिजिटल मोड में लेने में।
ये तो था जो हम लोगों ने रैपिड सर्वे किया था। इसके अलावा जो सेकेंडरी डेटा से हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन के इश्यूज को कैप्चर करने के लिए और इंक्लूसिव एजुकेशन के इश्यूज को कैप्चर करने के लिए ये किया। ये हम लोगों ने देखा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद भी गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया नहीं, जो पब्लिक एजुकेशन होना चाहिए था, और एक ट्रस्ट था वो नहीं बिल्ड अप हो पाने के कारण ये हुआ कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो काफी तेजी से प्रमोट हुआ है। लेकिन जितने तेजी से प्राइवेटाइजेशन प्रमोट हुआ है उससे कहीं ज्यादा तेजी से जो पेरेंट्स का ट्रस्ट है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा बढ़ा है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में घटा है, सरकारी स्कूलों में घटा है, जिसके कारण वो फोर्स हो गए हैं कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों की तरफ में अब रुख कराएं। तो ये अगर आंकड़े आप देखें तो ये देखें कि प्राइवेट स्कूलों का प्रतिशत पहले 24.59% शेयर था, जो बढ़ करके 32.34% शेयर हो गया है। लेकिन इसी पीरियड में आप अगर देखें तो जो इनरोलमेंट परसेंटेज था 2010-11 में मात्र 39% के आसपास था, 39% के आसपास था, जो कि 2016-17 में ये इनरोलमेंट परसेंट 50% बढ़ गया। मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में जितना एनरोलमेंट था उसको भी वो क्रॉस कर गया। और उसी ड्यूरेशन में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट स्कूल के परसेंटेज में जो गिरावट आई है वो जो 2010-11 में 75.41% था गवर्नमेंट स्कूल का परसेंटेज शेयर, और जो कि घट करके 63.5% हुआ। तो अनिल जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। अनिल जी बहराइच से प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। लेकिन उसी ड्यूरेशन में हम लोगों ने ये देखा कि जो गवर्नमेंट स्कूल में इनरोलमेंट का परसेंटेज है वो 62% उस वक्त हुआ करता था, जो फिर भी एक तरह से सेटिस्फैक्टरी माना जा सकता था कि हम लोग और एफर्ट करके उसमें इनरोलमेंट बढ़ाएं, लेकिन अब वो घट करके 44.98% हो गया। तो ये जो बड़ा गैप निकल करके आ रहा है, तो इसमें काफी जरूरी हो गया है कि हम लोग ये सोचे कि हम लोग के जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे एनरोलमेंट क्यों घट रहा है, और एट द सेम टाइम चूंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अब ज्यादा बच्चे जाने लगे हैं और वहां पे कोई भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म हम लोग को नहीं दिखा, तो ये ज्यादा चिंताजनक विषय है कि हम लोग कैसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म की डिमांड करें कि उत्तर प्रदेश में एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो जो कि स्टेट का के दायरे में आता है, जिसको लागू करवाना। उत्तर प्रदेश में 2018 में एक फी रेगुलेशन एक्ट आया था, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश सेल्फ फाइनेंस्ड इंडिपेंडेंट स्कूल रेगुलेशन एक्ट। इसमें बात की जाती है कि सबसे पहली बात ये जो इसकी खासियत है इस एक्ट की कि कुछ नहीं होने के बजाय ये एक्ट तो कम से कम है अपने पास में। उसमें सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करने की बात की जाती है फी रेगुलेशन में। जब फी हाइक हो तो उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, इस बात पर जोर दिया जाता है। दूसरी बात ये कही जाती है कि फी रेगुलेशन किस हद तक हो, हर साल किस प्रकार से फी बढ़े और कॉमर्शलाइजेशन नहीं हो प्राइवेट स्कूल्स में, इस बात को कहा जाता है। लेकिन उसी समय में जब ये कहा जाता है कि स्कूल के इनकम को कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा और जो भी उसका इनकम होगा उसको डिपॉजिट किया जाएगा स्कूल के अकाउंट्स में, तो ये बात खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है, यानी विरोधाभासी रूप में निकल करके आती है, जो कि कॉमर्शलाइजेशन और स्कूल्स के नॉर्म्स के लिए बात करती है, कॉमर्शलाइजेशन के पर्पस से स्कूल को यूज करने की बात करती है। और हमारे सारे स्कूल्स सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में के थ्रू रजिस्टर्ड हैं, ये आप लोगों को पता होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो फी रेगुलेटरी एक्ट है ये प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में और कोचिंग सेंटर्स जो मशरूम हो रहे हैं बड़े तादाद में, यानी बच्चों को स्कूल जाने के बाद भी कोचिंग सेंटर में जाना पड़ता है, इसके बारे में कोई बात नहीं कहता है, साइलेंट है। हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो ये आंकड़े निकल करके आए हैं। एक तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहूँ कि स्कोर नहीं इसमें एडवोकेसी की थी, तब जा करके यहाँ पे एनरोलमेंट शुरू हुआ था सेक्शन 12(1)(c) के तहत, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे हैं। 2012-13 तक तो कोई एनरोलमेंट हुआ ही नहीं था। 2013-14 में हमारे ही एक साथी अजय पटेल ने एक PIL दाखिल किया था और उसमें हम सब लोगों ने मिल करके गुजारिश करी थी कि इसमें एनरोलमेंट नहीं हो रहा है और उसके पीछे जो वजह है वो गवर्नमेंट ऑर्डर के में कमी होने का है। तो
वहां से फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है और गवर्नमेंट के जो नकारात्मक व्यवहार है, इसी कारण बच्चों का इंक्लूजन नहीं हो पाया, और उसमें प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट ऑर्डर लेकर के आए, और उसके बाद नया गवर्नमेंट ऑर्डर आया, और जिसके कारण इनरोलमेंट 2015-16 से बढ़ना शुरू हुआ। 2016-17 तक आप देखें तो सिर्फ 17,138 बच्चों का एडमिशन हुआ, जबकि हर साल हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था जब इस PIL को दाखिल किया जा रहा था और उस जब ड्राफ्ट किया जा रहा था, तब तकरीबन 6,48,000 से 50,000 के आसपास में एक साल के लिए सीट रिजर्व था, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चों को एडमिशन के लिए होना चाहिए था। लेकिन आज भी आप देखें तो सिर्फ 17,000 बच्चे इसमें इनरोल्ड हैं। तो कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, ये दिखाया था। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि गवर्नमेंट के खुद के रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में तकरीबन 1,728 प्राइमरी स्कूल्स को बंद कर दिए गए या क्लोज डाउन कर दिए गए। ये उनके प्लान एंड बजट के रिपोर्ट में निकल करके आया। CAG के रिपोर्ट में ये यहाँ तक ये बात भी मेंशन की गई है कि उसका कोई स्पेसिफिक रीजन अवेलेबल नहीं है, बिना किसी रीजन के उनको बंद कर दिया गया। और उसी ड्यूरेशन में ये देखा कि जो अनसर्व्ड हैबिट है वो 128 और बढ़ गए हैं, यानी जो सर्व्ड हैबिट है उसकी कमी हो गया है, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है स्कूल एजुकेशन के एक्सेस में बच्चों को। ये हम लोगों के रिपोर्ट का ये सारांश था। अब आगे हम लोग इस पे और चर्चा करते हैं, फिर हम लोग कुछ एक्शंस पे अगर आप लोगों के सुझाव होंगे तो हम लोग फिर उस एक्शंस पे लेकर के आएंगे कि अब हम लोग को फर्दर किस प्रकार से एडवोकेसी करनी चाहिए। एक तो प्राइवेटाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए, और दूसरा अब जब स्कूल खुलने वाले हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चों के सेफ्टी का कैसे ध्यान रखा जाए, और जो नया स्कूल ओपन हो, नया सत्र ओपन हो, उसमें कैसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इसमें MHRD ने, नॉट MHRD, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अभी सजेशंस भी इनवाइट किए हैं टीचर्स से, तो हम सबको इन्वॉल्व होने की जरूरत है उस वाले प्रोसेस में। और एक लार्जर इशू ये निकल करके आता है जो माइग्रेंट बच्चे निकल करके आए हैं, हालांकि उस पर खाली ज्यादा बात करेंगे, तो उनको हम लोग किस प्रकार से चाइल्ड लेबर होने से बचाएं, और जो बच्चे स्कूल में अब इतना डिसकंटिन्यूटी हो गया है करीबन 4-5 महीने का, तो उनका इंटरेस्ट किस प्रकार से जनरेट किया जाए। तो काफी हद तक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को इंगेज करने की काफी ज्यादा जरूरत है, और हम सबको मिल करके काम करना पड़ेगा कि हम लोग इस साल बच्चों की एक जोरदार ट्रैकिंग कर पाए, सब लोग मिल करके, और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्कूल में वापस जाए, और जो माइग्रेंट बच्चे हैं उनका भी इनरोलमेंट हो, ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। मैं इतना ही कह करके अभी अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी का, बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक परिदृश्य खींचा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में क्या हालात है। इसी का एक दूसरा पार्ट है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इस समय ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे बीच में एक्शन एड के स्टेट हेड और हमारे स्कोर के बहुत ही सक्रिय और हेल्पिंग और बहुत ही शुभचिंतक साथी खालिद चौधरी जी हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो इसका जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में हम सब लोगों से चर्चा करें। आदरणीय श्री खालिद जी।